तो फ्रेंड्स, फ्लूइड थेरेपी एक टॉपिक डिसाइड किया था हमने कि इसके ऊपर एक एलेबोरेटेड एक लंबी वीडियो बनाई जाए डीप। कि फ्लूइड थेरेपी फील्ड में वेटनरी मेडिसिन में किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। ये एक बहुत आम टाइप का ट्रीटमेंट है। जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो फ्लूइड थेरेपी शुरू कर दी जाती है। कई तरीके के फ्लूइड मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो कब कौन सी कंडीशंस में यूज़ करने होते हैं ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। वेटनरी मेडिसिन में एक बात और देखने को मिलती है, वो ये होती है कि जब भी हम किसी केस को अप्रोच करते हैं, किसी केस को ठीक करना होता है हमें, तो हमारे पास लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती जितनी ह्यूमंस में होती हैं। सिम्पटम्स के को देखकर या फिर केस की अर्जेंसी को देखकर कि कितनी ज़रूरी है उसमें कोई भी ट्रीटमेंट करना, उसे एनिमल को बचाना, तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं। और एक अहम फैक्टर ये काम करता है, जो जान की बात होती है, एनिमल किसी तकलीफ़ में होता है, उसे जान को बचाना, उस तकलीफ़ से उसे निकालना। उसके साथ-साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, काउज़ हैं, बफ़लोज़ हैं, शीप गोट हैं, तो इनके अंदर हमें थोड़ा-सा ध्यान रख के एक प्रोडक्शन वाला फैक्टर भी ध्यान रख के चलना पड़ता है। क्योंकि अगर उसे ध्यान में नहीं रखेंगे, मान लीजिए कोई बकरी है जिसकी कीमत 5,000 या 8,000 रुपए है, तो उसमें इतना खर्चा नहीं, मतलब फार्मर करना चाहता है ना? तो यही एक फैक्टर रहता है। या कोई ऐसी गाय है जिससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या वो दूध नहीं दे रही है, तो वहाँ पर लेकिन अक्सर क्या होता है कि प्रोडक्शन वाले एनिमल्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम ट्रीटमेंट करें। तो वेटनरी प्रैक्टिस में अगर देखा जाए, तो जो फ्लूइड थेरेपी है वो एक कॉमन ट्रीटमेंट होता है, और ख़ासकर उन केसेस में जो अनसर्टेन होते हैं, जिनमें ये पता नहीं रहता है ज़्यादातर कि डायग्नोसिस इसका क्या है। तो फील्ड वेट्स क्या करते हैं, ये जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, असिस्टेंट होते हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं या फिर वेटनरी टेक्नीशियंस हैं, वो यही करते हैं कि उसमें फिर फ्लूइड थेरेपी शुरू कर देते हैं। कई बार अच्छे रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं और अक्सर रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं। ये देखने को आता है, ये देखने में पता चलता है कि वो 2-3 दिन से फ्लूइड थेरेपी चल रही है, एनएस या डीएनएस या डी5, ये जो भी कुछ है वो उसे चढ़ा रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। ज़ाहिर सी बात है कि जो बीमारी होती है उसका रूट कॉज़ भी हमें ठीक करना पड़ता है, तभी उसके रिज़ल्ट्स हम पहचान सकते हैं, मतलब रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो लोगों को कई बार नहीं पता होता है कि फ्लूइड थेरेपी के पीछे कौन-सी साइंस काम कर रही है। तो ऐसे केसेज़ में हमने अक्सर देखा है कि कई बार रॉन्ग फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, गलत टाइप का फ्लूइड चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से एनिमल अक्सर कोलैप्स भी कर जाता है। लोगों को लगता है कि बीमारी की वजह से मरा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर, वो मसल्स की फंक्शनिंग के लिए और नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए उनका एक क्रिटिकल रोल रहता है, उनका एक अहम योगदान होता है। अगर वो इम्बैलेंस होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस या H प्लस आयंस, जिनसे पीएच गवर्न होती है बॉडी की, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में अहम रोल अदा करते हैं। तो हार्ट भी एक तरीके की मसल्स है। अब आप सोच सकते हैं, अगर कोई इम्बैलेंस हो रहा है और हार्ट की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया,
तो सडनली हार्ट फेल कर जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट वाले फ्लूइड्स को इस्तेमाल करना इस वजह से थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये जो सीरीज़ है पूरी फ्लूइड थेरेपी की, इसके अंदर मैंने बताया, बहुत ही आसान भाषा में बताने की इसे कोशिश की है कि साइंस क्या है, वो वेटनरी मेडिसिन की वो साइंस क्या है जिसे हम अंडरस्टैंड करके, जिसे समझ सकें और उन फंडामेंटल्स को यूज़ करके एक सक्सेसफुल क्लिनिशियंस बन सकें। तो इस कोर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि वाटर की क्या डायनामिक्स होती है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन ये कंपार्टमेंट ऐसे नहीं होते हैं कंटेनर्स बना दिया अलग अलग में पानी भर के बॉडी के अंदर रखा है। ये ऐसे नहीं होते हैं, डायनेमिक होते हैं, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पानी जाता रहता है और वापस आता रहता है। तो वो क्या गवर्निंग फोर्सेस होती हैं जो उस पानी को बनाए रखती हैं, ये इसमें देखेंगे। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, बॉडी फ्लूइड्स की बायोकेमिस्ट्री। सिर्फ पानी नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, पानी के साथ साथ कुछ डिजॉल्व सॉलिड्स भी होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट क्रिस्टलॉइड्स कहा जाता है, कोलॉइड्स कहा जाता है, प्रोटीन होते हैं, पीएच होती है पानी मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी अ, होती है। और उसका क्या रोल होता है वो बायोकेमिस्ट्री समझेंगे, टर्मिनोलॉजी समझेंगे, जिससे हम बॉटल के ऊपर या जो भी फ्लूइड बॉटल्स मार्केट में मिलती हैं उसके ऊपर जो लिखा रहता है वो हम समझ सकें, ताकि हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकें, और उसके पीछे क्या कंसेप्ट्स रहते हैं वो भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उनके बारे में, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस जो पीएच बैलेंस होता है बॉडी का उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कि अलग अलग बीमारियां जिनमें बॉडी फ्लूइड्स अफेक्ट होते हैं, जिनमें बॉडी फ्लूइड्स लॉस होते हैं, डेथ हो जाती है जिसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट और पीएच के बारे में बॉडी की पढ़ेंगे, कैसे उसे करेक्ट करके या ऊपर नीचे करके हम एनिमल के न सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसकी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं और डिजीज़ को भी क्लिनिकली ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं फ्लूइड थेरेपी के लिए, उन्हें कैसे यूज़ करना है, किस नाम से मिलते हैं वो, और किन डिफरेंट कंडीशंस में उन्हें यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। और साथ में एक अप्रोच कैसी होनी चाहिए वेटनरी फील्ड केस के लिए, और रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें। अगर हम कोई दवाई दे रहे हैं तो उस दवाई को देने में हमेशा रिस्क रहता है, तो हम ये कैसे जानें कि जो भी ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं इससे एनिमल को अगर फ़ायदा ना हो तो कम से कम नुकसान ना हो, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से जो हमारा कोर्स है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो मतलब यंग वेट्स हैं जो कि अभी अभी पढ़ाई करके निकले हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये वो वेट्स हैं जो वर्किंग है फील्ड के अंदर और अक्सर उन्हें किताब देखने की फुर्सत नहीं मिलती है, तो उनकी नॉलेज को रिफ्रेश किया जा सके, है ना, जिससे जो बीमार एनिमल्स हैं जो तकलीफ में हैं उन्हें बचाया जा सके। तो इस कोर्स के अंदर यही चीज़ एम्फसाइज की गई है कि थेरेपी को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, साइंस को, सिम्टम्स को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर किस तरीके को से बीमारी समझें, और जो क्रिटिकल मतलब केसेस होते हैं उसमें तो जाहिर सी बात है कि हमें जो एक्सपीरियंस वेट्स हैं, सीनियर वेट्स हैं, उन्हीं को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट एड के तौर पर हम अगर वेटनेरियन के आने में देर है, तो एनिमल अगर मर रहा है, डाई कर रहा है, तो उसे बचाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर एक भैंस है या एक गाय है और एकदम से वेटनेरियन अवेलेबल नहीं हो रहा है, या जो हो रहा है वो टेक्नीशियन इतना कॉम्पैटिबल नहीं है, जो चीज़ों को नहीं समझ सकता है, तो आजकल एक एक भैंस, एक एक गाय 1-1 लाख रुपए की, 1.5-1.5 लाख रुपए की आती हैं, तो उन्हें बचाना अक्सर बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि फार्मर खुद ही इंटरवीन करे। तो थोड़ी बहुत नॉलेज का होना कोई बुरा नहीं है। जब आप गाड़ी लेते हैं मसलन, तो आपको थोड़ी बहुत गाड़ी की नॉलेज हो जाती है। जो अगर गाड़ी ख़राब होती है तो मैकेनिक ही ठीक करेगा, आप उसे ठीक नहीं करने लग जाते हैं। लेकिन अगर कहीं रास्ते में ख़राब हो गई है और मैकेनिक वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, या उसे लेट हो रहा है और अंधेरा हो रहा है या कोई जंगल है, तो ज़ाहिर सी बात है आप खुद ही उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कुछ उसके तार वगैरह। तो एक मतलब एलिमेंट्री नॉलेज आपको गाड़ी की होनी चाहिए अपनी। कम से कम अगर कहीं आप उसका स्टेपनी ही बदल सकते हैं, अगर उसकी गाड़ी में पंचर हो जाता है आपकी,
तो उसके लिए तो मैकेनिक को नहीं बुलाएंगे। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी नॉलेज बताने की कोशिश की गई है। तो जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है रेप्यूटेड वेटनरी मेडिसिन की जो किताबें हैं, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, उसमें से ही ली गई है। यंग वेट्स के लिए, सीनियर वेट्स के लिए, फील्ड वेट टेक्नीशियंस के लिए, फार्मर्स के लिए, पेट प्रैक्टिशनर्स के लिए, सभी के लिए ये कोर्स बहुत लाभकारी होगा जो यहाँ पर बनाया गया है, ये फ्लूइड थेरेपी इन डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, ये जो कोर्स है ये पेड कोर्स है जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन है अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप के नाम से। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इससे रिलेटेड क्वेरीज वो भी हम चैट बॉक्स में, एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में डील करते हैं। हम इस कोर्स को शुरू करते हैं, फ्लूइड थेरेपी इन डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए, 3 टाइप का बैलेंस होता है बॉडी के अंदर। जो फ्लूइड बैलेंस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हमने इसे सिर्फ पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अदरवाइज ये सब कुछ एक दूसरे के साथ मिला रहता है। एक चीज अगर कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, तीसरी उसी के एसोसिएशन में चलती है। तो ये ऊपर नीचे इस टाइप से चलता रहता है। तो वाटर अपने आप को बैलेंस रखता है, तो वाटर अगर ऊपर नीचे होगा तो इलेक्ट्रोलाइट को ऊपर नीचे होना पड़ेगा। इसी तरीके से एसिड बेस बैलेंस भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो बॉडी के अंदर एक डायनामिक वाटर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके जरिए से पानी एक दूसरे के बीच में मूव करता है। जो जैसे बॉडी की सेल्स हैं और सेल्स के बाहर का एनवायरनमेंट है। तो कुछ सेल्स के अंदर पानी है, कुछ उसके बाहर पानी है। तो सेल्स के अंदर जो पानी है, बाहर जो पानी है, उनके बीच में एक सेल मेम्ब्रेन रहती है, कोशिका की एक झिल्ली रहती है। तो उस झिल्ली के जरिए से पानी इधर मूव कर सकता है और इधर मूव कर सकता है। तो ये जो मतलब पार्टीशन होता है, इसी को हम कहते हैं कि पानी इन 2 कंपार्टमेंट में है, एक इंट्रासेलुलर है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर है और सेल के अंदर है। तो ये जिस उसमें मेंटेन रहता है इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। इसे ऑस्मोटिक बैलेंस कहा जाता है, इस बात को आप बस ध्यान रखिए। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स काम करते हैं, ये पानी को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये एक तरीके के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, फॉस्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये बॉडी के अंदर डिसॉल्व रहते हैं, सेल के अंदर के पानी में भी डिसॉल्व रहेंगे। अंदर अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बाहर अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन इनका एक बैलेंस मेंटेन रहता है, अंदर भी और बाहर भी। तो ये बॉडी कंपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिलते हैं। जैसे आप नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं, तो नॉर्मल सेलाइन के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होता है सोडियम, NaCl। NaCl का क्या मतलब है? Na का मतलब है सोडियम, सोडियम का केमिकल नेम जो है वो Na है। इसी तरीके से जो क्लोरीन है या क्लोराइड है वो Cl से रिप्रेजेंट होता है। तो NaCl 0.9% NaCl को हम नॉर्मल सेलाइन भी कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल सेलाइन है ये 2 इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना है, एक सोडियम और एक पोटेशियम। तो इसी तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स और भी होते हैं। एसिड बेस बैलेंस क्या करता है? जैसे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें लगातार केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर बन रही है जिससे एनर्जी मिल रही है उसका इस्तेमाल होता है, और उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो ये जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन लंग्स से सेल्स तक आएगी और सेल्स उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वो फिर ट्रांसपोर्ट होगी। तो वो जब ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर, या जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर जाती है तो एसिड बना लेती है। ठीक है। अगर CO2 घुलती रहे और इस एसिड को ना निकाल पाए बॉडी, तो ये एसिड बॉडी के अंदर जमा होने लगेगा और एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा एसिड नहीं होना चाहिए। तो एक हद तक CO2 घुली रहती है, उस घुली हुई CO2 से एक एसिड बनता है। वो एसिड जो नापा जाता है वो pH में नापा जाता है। अभी हम ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। तो एक्सेस एसिड बॉडी के अंदर ना रहे, वो रिमूव होता रहे, उसी को हम कहते हैं एसिड बेस बैलेंस। तो 3 तरीके की चीज़ें हैं। यही पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी जो लेक्चर सीरीज है, इसका
मतलब लबो-लुबाब ये 3 चीज़ें हैं। तो इसी के बेसिस मतलब इसी को ध्यान में रख के हम पूरी की पूरी प्रेज़ेंटेशन जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस लेबल से जो हम बाहर से एक बॉटल खरीद के लाते हैं नॉर्मल सलाइन की, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, ठीक है? ये लेबल आपने कई बार देखा होगा लेकिन हार्डली आपने कभी इसे पढ़ने की कोशिश की होगी। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देता है, ये दे सकता है। अगर हम इसे समझें तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आएँगी। तो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या आप ये समझते हैं अभी? आपको समझ में ये आ रहा है? मैं पढ़ के बताता हूँ। हालाँकि इसे पढ़ के समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है नॉर्मल सेलाइन या NS 0.9% W बाई वी सोडियम क्लोराइड। W बाई वी का क्या मतलब है? वेट बाय वॉल्यूम। पानी को हमेशा वॉल्यूम में नापा जाता है, लीटर में नापा जाता है। जो नमक है उसे हम लीटर में नहीं नाप सकते, उसे नापते हैं केजी में। तो केजी को कहते हैं वेट, लीटर को कहते हैं वॉल्यूम। तो 0.9% का मतलब यह है कि 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड या नमक 1 लीटर पानी में मिलाया गया है। तो उससे 0.9% सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन मिला है, बना है। तो अब 0.9% ही क्यों मिलाया है? 1% भी मिला सकते हैं, 2% भी मिला सकते हैं, 5% भी कर सकते हैं या 0.5% भी कर सकते हैं। तो 0.9 में ऐसी क्या खास बात है? ये हम आगे जानेंगे। तो इसमें 1 लीटर कंटेन्स सोडियम क्लोराइड कितना है? 9 ग्राम है। और पानी कितना है? 1 लीटर पानी है। हो सकता है ये 500 ml की आपकी जो बॉटल हो वो 500 ml की हो, ठीक है? लेकिन जब हम इसे देखेंगे मतलब रेशो निकालेंगे तो यहाँ 500 ml लिखा होगा, यहाँ 4.5 ग्राम हो जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो 0.9% का ही होगा। ये एक अहम पॉइंट है पूरी की पूरी फ्लूइड थेरेपी में। आप जब इसे जान लेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा कोई भी केस को ट्रीट करने में। तो इस 9 ग्राम नमक के अंदर केमिकल इक्विवेलेंट कितने हैं? जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर Na+ लिखा है, उसके आगे लिखा है 150 mmol। mmol का मतलब है मिली मोल पर लीटर। क्लोराइड कितना है? और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं। 150 मिली मोल पर लीटर। थियोरेटिकल ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पीएच कितना है? 4.5 से लेके 7 तक, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इनका क्या मतलब है यही हम आगे देखेंगे। तो इसको ध्यान में रखिए अपने। और अब हम शुरू करते हैं वाटर कंपार्टमेंट से। तो पहली चीज़ हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इसके बारे में कि वाटर जो है उसका बैलेंस ज़रूरी है। तो ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी पानी से तो बनी है। हमें पता है कि एनिमल बॉडी 60 से 70% उसके अंदर पानी होता है। लेकिन वो पानी प्रेजेंट कैसे होता है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एज ए वेटनेरियन, एज ए फील्ड टेक्नीशियन जो इलाज करते हैं, जो अपने एनिमल्स को एक तरीके से पालते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि बॉडी में पानी प्रेजेंट कैसे रहता है। तो बॉडी जाहिर सी बात है सेल्स की बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। कोशिकाएं क्या होती हैं? एक झिल्ली होती है। मान लीजिए कोशिकाएं ये झिल्ली है और इसके अंदर कुछ मतलब सेल ऑर्गेनेलिज हैं जिसकी वजह से सेल जिंदा है। ये उसके बाहर का एनवायरनमेंट है। तो सेल्स बॉडी सेल्स की बनी होती है। सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, उसे हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, ICF। जो सेल के बाहर का है, मतलब जो सेल के अंदर नहीं है वो सेल के बाहर है। बाहर जो फ्लूइड रहता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर जो द्रव है और जो उसके बाहर द्रव है वो दोनों मिला के टोटल बॉडी वाटर बनता है। तो टोटल बॉडी वाटर जो है वो 60% है। अगर मान लीजिए कोई 100 किलो का एनिमल है तो उसके अंदर 60 किलो पानी होगा। तो पानी उसकी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? 40% जो पानी है वो कोशिकाओं के अंदर होगा। मतलब 60 किलो पानी है तो 40 किलो कोशिकाओं के अंदर होगा और 20 किलो कोशिकाओं के बाहर होगा, जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हम कहेंगे। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड में होगा। ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड का मतलब है कि जैसे जोड़ हैं तो जोड़ों के बीच में कुछ पानी होता है। उसकी आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, रूमेन के अंदर भी कुछ पानी होगा। या फिर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो झिल्ली है दिमाग की,
उसके अंदर कुछ पानी एज ए कुशनिंग वो चलता रहता है, जिसे CSF कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो पानी रहता है इसे हम कहते हैं ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। कुछ पानी जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है, दो कोशिकाओं के बीच में कुछ पानी रहता है, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ISF। मतलब स्टिशियल का मतलब है जो स्पेस है, दो कोशिकाओं की जो स्पेस है उसके बीच में कुछ पानी रहता है, वो 15% रहता है। अगर 100 किलो का एनिमल है तो ये कह सकते हैं 15 किलो पानी जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होगा, दो कोशिकाओं के बीच में। मतलब कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें आपस में बीच में कुछ पानी रहता है। इसके बाद आता है खून। खून को हम कहते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, जो नसों में बह रहा है। वास्कुलर का मतलब है जो हमारा नसें हैं, खून जिनमें बह रहा है, वो जो फ्लूइड होता है वो होता है लगभग प्लाज्मा वॉल्यूम या इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो होता है लगभग 5%। तो टोटल बॉडी के अंदर 60% हमने माना पानी है, तो 5% उसका ब्लड के अंदर रहता है। ये 5 किलो मान लीजिए ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होगा उसमें पानी रहता है। तो ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये दो अहम मतलब कंपार्टमेंट्स हैं। अब सबसे पहला जो एक प्रोसेस आता है वो आता है डिफ्यूजन का। आपको ये वीडियो दिख रही है यहाँ पर, आपको क्या नज़र आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से कुछ धुआं जैसा निकल रहा है और वो पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है उसमें जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी जा रहा है ना, उस जगह भी को भी ये कवर कर रहा है, और जहाँ पर है वहाँ पर भी। तो एक जैसा हो गया। जब ये हवा में मिल गया तो मिलने के बाद पूरी जो काली काली जगह थी, जो ब्लैंक स्पेस थी, वो भी इसने भर दी। तो ये बेसिकली डिफ्यूज हो रहा है। जब सेंट की शीशी छिड़की जाती है किसी कमरे में, तो एकदम खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वो किस प्रोसेस से फैलती है? वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से फैलती है। तो जो पानी होता है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, जिसकी अभी बात हो रही थी, वहां पर वो फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक है। और फ्रीली मूवेबल का मतलब है कोशिका को पार करके पानी इधर भी जा सकता है, इधर से कोशिका को पार करके पानी कोशिका में भी आ सकता है। तो फ्रीली मूवेबल है। तो जिस प्रोसेस के जरिए पानी एक कंपार्टमेंट से इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में आएगा, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट जो है पानी का ऐसे ही नहीं हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि क्योंकि खाली पानी तो है नहीं, पानी के साथ साथ जैसा बताया कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसमें मिले हुए हैं, कुछ सॉलिड्स भी मिले हुए हैं। तो वो जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट्स की, उन तत्वों की जो पानी के अंदर मिला हुआ है कोशिका के अंदर या बाहर, वो ये डिसाइड करते हैं कि पानी किधर मूव करेगा, ICF से ECF की तरफ जाएगा या ECF से ICF की तरफ जाएगा। क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की जो झिल्ली होती है, वो सेमी परमिएबल होती है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि पानी कोशिका की जो झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसे पार करके दूसरी तरफ जा सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, प्रोटीन है या और सॉल्यूट्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसे पार नहीं कर सकते जब तक सेल उन्हें अलाउ ना करे, ठीक है। वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो इस वजह से कहते हैं सेमी परमिएबल। आधी उसके अंदर एक तरीके से परमेबिलिटी है कि जो पानी को अलाउ कर देती है। तो पानी जो है एक कंसंट्रेशन का जो मतलब जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि पानी किधर मूव करेगा, ठीक है। जैसे आप किशमिश है, किशमिश को अगर पानी के अंदर डाल दें तो वो फूल जाती है, 2 घंटे 3 घंटे या रात को डालें सुबह देखेंगे तो वो फूली हुई गोल हुई भी मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है वो किशमिश के अंदर मूव कर गया है, इस वजह से वो फूल गई है। तो ऐसे ही पानी भी, तो किशमिश के अंदर सॉलिड ज़्यादा थे, उसके अंदर शुगर थी और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी होंगे, हर चीज़ थी, तो कंसंट्रेशन पानी की वहाँ पर कम थी। तो जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, ये जो सॉलिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो पानी उधर की तरफ मूव करता है। वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पानी के मूव करने का, वो जाता डिफ्यूजन के जरिए से है, लेकिन जो ये फोर्स होती है ये कहलाती है ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिनोमिना है फ्लूइड फिजियोलॉजी में। जैसे हमने अभी देखा, वहाँ पर आपने NS में देखा तो वहाँ पर ये लिखा हुआ था मिली ऑस्मोलैरिटी, मतलब 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर की इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी है।
तो ये ऑस्मोसिस उसी को डिनोट कर रहा है। तो जो पानी का डिफ्यूजन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब फ्रॉम साइड ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू साइड ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर आप देखिए, इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा, यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा, ये काले काले जो डॉट्स दिख रहे हैं ये कम है, और यहाँ पर ये जो सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स हैं ये ज़्यादा हैं। पानी दोनों में एक बराबर लगभग भरा हुआ, इधर ज़्यादा है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ सॉलिड कम है पानी ज़्यादा है, यहाँ सॉलिड ज़्यादा है पानी कम है। तो एक हमने बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी यहाँ पर, तो पानी अपने आप ही ज़्यादा अपनी उससे कम की तरफ बह जाएगा, या ये कहिए कि जिस तरफ ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे, जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उधर की तरफ तब तक मूव करेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो ये जो पैसेज होता है, ये जो फोर्स लगी है जिसने पानी को इधर धकेला है, ये कहलाती है ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर लग रहा है ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसे समझ लीजिए आप कि जो फोर्स, मतलब पानी यहाँ पर अगर ये सब सॉल्यूट ना होते तो पानी ऐसे ही रहता, ठीक है, बीच में मेम्ब्रेन लगी है, इधर भी नहीं जाना इधर भी नहीं जाना, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा ही है। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, यहाँ पर कम रखी, तो पानी जब तक इस मेम्ब्रेन के जरिए से उधर जाता रहेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं हो जाती। मान लीजिए 1 ग्राम पर लीटर नमक इधर है और आधा ग्राम पर लीटर नमक इधर है, ठीक है, तो ये जब तक 0.75 ग्राम पर लीटर नमक नहीं हो जाएगा दोनों तरफ, तब तक पानी इधर मूव करता रहेगा। तो जो फोर्स, जो प्रेशर ये क्रिएट हो रहा है, मतलब उधर पानी जो भेज रहा है, ये ऑस्मोसिस कहला रहा है। और जो फोर्स, ये प्रेशर लग रहा है इस मेम्ब्रेन के ऊपर पानी के जाने के लिए, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहला रहा है। समझे? आपने आरओ का नाम सुना होगा, आरओ कैसे काम करता है? वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो वो उसमें क्या होता है कि पानी इधर से इधर भेजा जाता है, मतलब फोर्स यहाँ पे लगाई जाएगी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पानी को भेजने का, वो दूसरी तरफ लगाया जाता है। तभी तो आरओ इतनी बिजली, इतनी एनर्जी, इतना पानी यूज करता है। तो बहरहाल वो अलग चीज़ है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि पानी जिस उससे मूव कर रहा है, जिस प्रेशर से मूव कर रहा है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पर मतलब समझेंगे अच्छे से हम, कि वो प्रेशर जो देखिए, यहाँ पर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, सही है, ये कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट्स की और यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो पानी इधर से इधर जाएगा, जब तक जाता रहेगा जब तक दोनों तरफ बराबर का कंसंट्रेशन ना हो जाए। तो एक प्रेशर बन रहा है इधर की तरफ, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जितना पानी उधर चला गया, तो ये इतना प्रेशर था इसके अंदर, ये जब तक जाता रहा पानी इधर, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो गई। जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा, तो कोई मूवमेंट सॉल्वेंट का या पानी का नहीं होगा। तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे किसी साइड पे, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा अपोजिट साइड में, जो पानी को उस तरफ धकेलेगा जहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट्स के। देखिए, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री समझनी तो, मतलब अगर आपको आती होगी तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, अगर नहीं भी आती है तब भी अगर बार बार वीडियो को देखेंगे, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो चैट बॉक्स में पूछेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत मज़ा आएगा अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया, तो आपको ट्रीटमेंट करने में ही आपको आनंद आने लगेगा। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि सेल्स के अंदर ना, जब हम बीमारी पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा ना आगे बीमारी के, ये डायरिया में क्या होता है, वॉमिटिंग में क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस, आपने खूब सारा ग्रेन खा लिया आपकी बकरी ने या भैंस ने और उसे अफारा हो गया है, तो उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझ लेंगे। तो पानी मूव करता है जब तक कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की दोनों तरफ
बराबर ना हो जाए। ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। वो जो मैं बता रहा था ना, 0.9% ही क्यों लिखा है, 1%, 2%, हाफ परसेंट वो क्यों नहीं है, 0.9 ही क्यों है? तो ये जो वो कंसेंट्रेशन है बेसिकली नमक की, तो वो कंसेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारी रेड ब्लड सेल है, तो उसके अंदर कुछ सोल्यूट्स हैं, उसके अंदर प्लाज्मा है, उसके अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है उस रेड ब्लड सेल के अंदर। अब हमने बाहर एक अलग कंसंट्रेशन का पानी रख दिया। अगर कम मान लो पानी में रख दिया रेड ब्लड सेल को, तो पानी मूव करने लगेगा अंदर की तरफ, रेड ब्लड सेल के अंदर जाने लगेगा और इतना फुला देगा कि वो बस्ट होके वो फट जाएगी, है ना? तो ऐसी प्रोसेस को रोकने के लिए बॉडी क्या करती है? अगर हमने उस सेल को फ्रेश वाटर में रखा, अब इस चीज को कि पानी मूव करता है, इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए से समझिए। ये देखिए, ये तीन, ये ब्लड डाला गया, ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। इन्हें 0.9% NaCl या नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाला गया। ये डिस्टिल वाटर है और ये टैप वाटर है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल लाल हो गया, मतलब बराबर की मात्रा में खून डाला गया या रेड ब्लड सेल्स डाली गई, ये तो पूरा ही लाल हो गया। ये टैप वाटर है, टंकी का पानी है। डिस्टिल वाटर है, ये भी पूरा लाल हो गया। लेकिन जो नॉर्मल सेलाइन है, इसके अंदर ये जो आरबीसी डाली गई ये वैसी ही रही, इसने पूरा लाल नहीं किया। इसका मतलब लाल होने का यह है कि आरबीसी फट गई है और हीमोग्लोबिन बाहर आ गया है। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, हीमोग्लोबिन बाहर आ गया है। तो ऐसा होता क्यों है? अगर यहाँ पे हम देखें इसे, तो ये नॉर्मल सेल्स हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें आगे आएंगी। बस जस्ट आपको, क्योंकि वो चीज़ चल रही है कि इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो ये है कि अगर हमने किसी एनिमल के अंदर डिस्टिल वाटर को इंजेक्ट कर दिया, मतलब इंट्रावीनस दे दिया 1 लीटर 2 लीटर, तो क्या होगा कि जो आरबीसी होगी ना, वो स्वेल कर जाएगी। स्वेल क्यों करेगी? क्योंकि वो डाइल्यूट, मतलब बाहर का जो सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा, उसमें पानी ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम है। मतलब सॉल्यूट जो पानी मूव करेगा वो सेल के अंदर मूव करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा और पानी जब तक जाता रहेगा इसके अंदर, जब तक ये बाहर के उससे मिल नहीं जाएगा, मतलब दोनों जगह बराबर कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगी। तो इस वजह से सेल स्वेल करने लगती है। डिस्टिल वाटर क्यों नहीं चढ़ाते हैं, 0.9% ही क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये जो प्लाज्मा है जिसके अंदर सेल्स बह रही हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी ऑस्मोलैरिटी और 0.9% NaCl की ऑस्मोलैरिटी बराबर है, जिसके अंदर सेल्स नॉर्मल रहेंगी। अगर टैप वाटर या डिस्टिल वाटर आप इंजेक्ट कर देंगे, तो रेड ब्लड सेल्स एक तरीके से फूल जाएंगी और फट जाएंगी। या अगर आपने 0.9 की जगह 2% कर दिया, तो वो ऐसी सिकुड़ जाएंगी। तो हमें उसी चीज को इंजेक्ट करना होता है, या आईवी फ्लूइड को उसी उस पे चढ़ाते हैं कि जिस पे ब्लड की टोनिसिटी होती है। तो ब्लड की टोनिसिटी जो है वो 300 ऑस्मोल है, मिली ऑस्मोल है। तो उसी ऑस्मोलैरिटी का वो इसमें दिया जाता है या चढ़ाया जाता है। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये कैसे मेंटेन कर होती है? देखिए, एक कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट। मान लीजिए ये सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम के अंदर इतने एटम्स होते हैं। ये मोल कंसेप्ट है, सिंपल चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, हालांकि केमिस्ट्री की चीज़ है ये। और 35.5 ग्राम क्लोरीन के अंदर इतने एटम्स होते हैं। मतलब मोल कंसेप्ट का ये मतलब है कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स किसी भी एलिमेंट के कितने ग्राम में होंगे। तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे सोडियम है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 23, तो 23 ग्राम सोडियम के अंदर इतने एटम्स होंगे सोडियम के। इसी तरीके से 35.5 ग्राम क्लोरीन के अंदर या क्लोराइड के अंदर इतने एटम्स होंगे। तो 23 ग्राम सोडियम मिलाया, 35.5 ग्राम क्लोरीन मिलाया, क्लोराइड मिलाया, उससे 58.5 ग्राम नमक बना। तो इतने तो हमने एटम्स सोडियम के लिए और इतने एटम्स ही क्लोराइड के मिले। तो ये दोनों मिलके
जो हैं, क्योंकि ये दोनों मिल गए अब एक ही हो गए, तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स नमक के बन गए। सही है। अब जब ये इसे इस नमक को हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो कितने कितने, फिर ये इतने इतने ही बाहर आ जाएंगे जब पानी में डिसॉल्व करेंगे इन्हें। तो ये बात समझ में आ गई। मतलब ऑस्मोलैरिटी होती है उसकी, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है, वो इस वजह से क्रिएट कर रहा है कि इसके अंदर कितने सोडियम के पार्टिकल हैं, कितने क्लोरीन के पार्टिकल हैं। यहाँ पर अब आप देखिए, ये दिख रहा है थियोरेटिकल ऑस्मोलैरिटी 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये जो ऑस्मोलैरिटी है यही ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी रहती है। ठीक है। इसे बस एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ जो है सॉल्यूशंस की, जैसे यूरिन है, प्लाज्मा है, उसे ऑस्मोलैरिटी में नापा जाता है। और एक मोल जो होता है अनडिसोसिएटेड नॉन आयोनाइज सब्सटेंस का, वो एक ऑस्मोल के बराबर होता है। मतलब 58.5 58.5 ग्राम नमक जो होगा वो एक ऑस्मोल प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है। तो अगर सोडियम, मतलब नमक को हमने पानी के अंदर डाला, सोडियम और क्लोराइड में वो टूटेगा, तो आधा मोल जो है वो सोडियम का होगा और आधा मोल किसका होगा, क्लोराइड का। तो दोनों मिलके एक ऑस्मोल बनाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने पार्टिकल्स हैं, मतलब नमक हमने डाला तो सोडियम में टूट गया, क्लोराइड में टूट गया, दो में। अगर ग्लूकोज डालेंगे तो ग्लूकोज एक में ही रहता है। तो जो ऑस्मोलैरिटी क्रिएट होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, तो नमक ग्लूकोज से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो चीज घोली जा रही है पानी के अंदर या ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर, वो डिसाइड करेगी कितने पार्टिकल हैं, उसी से ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो अब जो ऑस्मोल है वो किस तरीके से काम करता है, हमने 0.3 मोल ग्लूकोज के लिए, ठीक है, जो डिसोसिएट नहीं करता, एक ग्लूकोज का मतलब एक ही पार्टिकल होता है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में इसे घोल दिया, तो ये कितना मिली बन गया, 300 मिली ऑस्मोल का ये सॉल्यूशन बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि 0.15 मोल NaCl लिया, क्योंकि इसमें से दो आ रहे हैं ना, सोडियम आएगा और क्लोराइड आएगा, तो जब दोनों आएंगे तो दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 300 मिली ऑस्मोल। तो अगर देखा जाए, जो 9 ग्राम नमक यहाँ पर लिया गया है, और नमक का मोलिकुलर वेट कितना है, 58.5, तो 9 को अगर 58.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.153 या इतना ये आएगा, 150 मिलीमोल पर लीटर। और 150 मिलीमोल पर लीटर क्लोराइड है, 150 मिलीमोल पर लीटर सोडियम है, तो दोनों मिलके कितना बनाएंगे ये, 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है। तो इस ऑस्मोलैरिटी पे, मिली ऑस्मोलैरिटी पे जब हम इंजेक्ट करेंगे तो हमारी आरबीसी इंटैक्ट रहेंगी, वो टूटेंगी नहीं, मतलब एनिमल को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमने इसे ऊपर, हालांकि ऊपर नीचे करके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट किए जाते हैं, इंट्रावीनस दिए जाते हैं अलग अलग, उसमें मान लो अगर कम हो गया है, बहुत ज़्यादा सोडियम का लॉस हो गया, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरकेलीमिया है, तो ऐसी कंडीशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिए जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन अगर खाली वीकनेस है तो हम जनरली उस ऑस्मोलैरिटी पे फ्लूइड्स को इंजेक्ट करते हैं जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो होती है 0.9% सोडियम क्लोराइड 308 मिली ऑस्मोल के बराबर रहता है। अब अगर आप यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी देखें अलग अलग सॉल्यूशन की, तो बोवाइन प्लाज्मा, अगर गाय का जो प्लाज्मा है, जो ब्लड है, उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, मिली ऑस्मोल पर केजी या मिली ऑस्मोल पर लीटर, एक ही मतलब बात है, तो वो होती है 300 के करीब। ठीक है, 302, या जो एक रेंज है वो 270 से 310 के बीच में मानी जाती है, वो नॉर्मल मानी जाती है। जो बोवाइन यूरिन है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 1031। तो ये कितना ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो घुले हुए पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
अगर दूध की ऑस्मोलैरिटी देखें तो वो प्लाज्मा के या उसके खून के बराबर ही लगभग होती है, 272 होती है। कुत्ते की जो प्लाज्मा है, कैनाइन प्लाज्मा है, वो भी 312 के लगभग है। लेकिन कैनाइन का जो यूरिन है, उसका जो पेशाब आता है कुत्ते का, उसकी ऑस्मोलैरिटी 1904 के लगभग है, मतलब कैटल से भी बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके अपना यूरिन निकालता है, मतलब बहुत कम पानी में उसकी किडनी काम करती है। और इसकी किडनी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, मतलब गाय की किडनी को कुत्ते से ज़्यादा पानी चाहिए उतना ही वेस्ट बाहर निकालने के लिए। टैप वाटर का ऑस्मोलैरिटी 58 ही है। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि हम थियोरेटिकल ऑस्मोलैरिटी जो यहाँ पर लिखी रहती है, इसका मतलब ये है कि ब्लड की भी इतनी होती है और हमें इसी ऑस्मोलैरिटी पे ब्लड के अंदर फ्लूइड डालना है ताकि कोई अनवांटेड इवेंट जैसे आरबीसी हेमोलाइसिस वगैरह का ना देखने को मिले। कई बार क्या होता है ना अक्सर क्या होता है, जैसे आप गए बकरा मंडी में गए या बकरे ईद के लिए या त्योहार के लिए आप बकरा खरीद के लाए मार्केट से, तो वो उस टाइम बहुत उन्हें पानी वगैरह पिला के रखते हैं ये लोग, ताकि वो एनिमल का जो पेट है वो खूब फूला फूला रहता है। बेसन पिलाएंगे, नमक वगैरह पिलाते हैं, काला नमक पिलाते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेता है। तो जैसे ही वो इतना ज़्यादा पानी पीता है, तो उस पानी पीने से क्या होता है कि वो तुरंत उसके ब्लड में जाता है, और ब्लड में कम ऑस्मोलैरिटी का पानी जाने से हेमोलाइसिस शुरू हो जाता है। तो अक्सर देखा होगा आपने कि जो बाजार से एनिमल्स आते हैं वो खून, मतलब उनके पेशाब में खून आता है, रेड ब्लड आता है उनका। लेकिन सिर्फ एक दो दिन ऐसा होता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। लोग, मतलब उसमें टोनोफॉस वोनोफॉस दिया जाता है, लोगों को लगता है कि उन्होंने इसे ठीक कर दिया, लेकिन वो अपने आप ही हो जाता है। वेटनेरियन के पास या किसी के पास जाएंगे, वो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स वी कॉम्प्लेक्स लगा देगा या कुछ लगा देगा। तो दरअसल क्या हुआ होता है कि वो वहां से उन्हें खूब पानी पिला पिला दिया जाता है, ज़्यादा नमक खिलाने की वजह से या किसी भी वजह से या थकान की वजह से। तो वो उसकी वजह से उनके पेशाब में खून आने लगता है, वो वहाँ पे उसकी ब्लड सेल्स टूट जाती हैं। तो ये जो टोनिसिटी होती है सॉल्यूशन की, ये एक रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, उतना उसमें एक फोर्स क्रिएट होगा जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है या कहा जाएगा। जो वो ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को खींचता है दूसरे सॉल्यूशंस में से जिसके अंदर पार्टिकल्स की या तत्वों की संख्या कम होती है, जिसमें कंसंट्रेशन कम है। ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला पानी दूसरे सॉल्यूशन में से पानी को खींच लेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। तो जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, उतनी ज़्यादा टोनिसिटी होगी, टोनिसिटी, ठीक है। आप अपनी खाल को पकड़िए एक चुटकी के बीच में और छोड़ दीजिए, तो वो अपनी उसी उसमें आ जाएगी, मतलब कंडीशन में जिसमें से चुटकी पकड़ने से पहले वो थी। तो ये जो अपनी कंडीशन में चली गई, ये कहलाती है टोनिसिटी, मतलब एक टोन बनी हुई है। आप एक बछड़ा है जिसमें डिहाइड्रेशन हो गया, उसकी खाल को छुएंगे तो वो, उसमें चुटकी भरेंगे तो वो खाल वैसी ही रहेगी। या किसी बूढ़े इंसान की जिसमें झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उसकी खाल को चुटकी में भरेंगे तो वैसी रहेगी, टोनिसिटी कम हो गई। तो ये जो टोनिसिटी होती है सॉल्यूशंस की टोनिसिटी होती है। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो जो सॉल्यूशन ब्लड में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं, है ना, तो उनकी टोनिसिटी को ऐसा रखा जाता है कि जो टोनिसिटी आरबीसीज की या एरिथ्रोसाइट्स की होती है। मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसकी जो कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ है, हम ब्लड में इन्फ्यूज करने वाले फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन भी उसी स्ट्रेंथ की, उसी कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ की बनाते हैं। यही बात हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। तो वही चीज़ फिर आ गई। अगर आइसोटोनिक है सॉल्यूशन, मान लीजिए जो टोनिसिटी कंसंट्रेशन फ्लूइड की आरबीसी के अंदर है, वही कंसंट्रेशन फ्लूइड की आरबीसी के बाहर भी है, तो पानी अंदर से बाहर जितना जाएगा उतना ही बाहर से अंदर आ जाएगा, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो आरबीसी जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की आरबीसी के अंदर ज़्यादा है
और हमने उसे एक ऐसे उसमें डाल दिया जिसमें बाहर कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की कम है, तो फिर क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। ये बाहर का पानी अपने अंदर आरबीसी खींचने लगेगी, क्योंकि पानी की तो फ्रीली मूव करेगा ना, जैसे बताया पहले ही लेक्चर को शुरू करने से पहले कि पानी तो फ्री मूव करेगा, वो जहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखेगा उधर से दूसरी तरफ आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल बॉडी रखती है या हमें रखना पड़ता है कि हम इतना ज़्यादा पानी इसे मतलब आरबीसी को ऐसा एनवायरनमेंट ना दें जिसकी वजह से पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लगे। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, डाइल्यूट हो गया, इसमें सोल्यूट बाहर कम है तो पानी अंदर आएगा, ये फूल जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि फूल फूल के फट जाएगी, हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा और जो प्लाज्मा होगा या जो पानी होगा वो फिर लाल हो जाता है। इसी तरीके से अगर बाहर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, सॉल्यूट्स ज़्यादा घुले हुए हैं बाहर, तो अंदर का पानी आरबीसी से बाहर चला जाएगा, सिकुड़ जाएगी, तो दोनों ही केसेस में ये खराब हो जाती है। तो इस वजह से कहा जाता है जो ऑस्मोलैरिटी है नॉर्मल सेलाइन की या फ्लूइड जो हम अंदर डालने वाले हैं या डालते हैं एनिमल को इंट्रावीनस चढ़ाते हैं, वो आइसोटोनिक होना चाहिए। किसके आइसोटोनिक होना चाहिए? आरबीसी का आइसोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी, जैसे यहाँ पर 308 है, उसकी 200 हो तो वो अंदर जाने लगेगा पानी और ये फट जाएगी, पानी अंदर जाएगा। और अगर ये ज़्यादा होगी ऑस्मोलैरिटी 400 या 500 होगी तो ये बाहर आ जाएगा, पानी आरबीसी से बाहर आ जाएगा और ये सिकुड़ जाएगी एक तरीके से। तो ये होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब आरबीसी फूल रही है, हाइपरटोनिक का मतलब सिकुड़ रही है और आइसोटोनिक का मतलब जैसी है वैसी रहेगी। तो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की या खून की कितनी होती है? कैटल की 270 से 310 मिली ऑस्मोल के बीच में होती है, हॉर्सेस की 280 से 310, ऐसे ही डॉग्स 290 से 310, कैट्स 290 से 330 और ह्यूमन की 275 से 295। तो लगभग वही है कि 270 से 300 के बीच सबकी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल रहती है। ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है, इसे ब्लड ऑस्मोलैरिटी भी कहते हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है। ऑस्मोलैरिटी ऑफ रॉ मिल्क वाज फाउंड लाइंग बिटवीन 244 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी। जो मिल्क की ऑस्मोलैरिटी है वो 284 से 295 के करीब होती है। कंसेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या है? एनएस की बॉटल पर ये भी लिखा रहता है, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन होती है उसे केमिकली मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में नापा जाता है। अभी क्योंकि जैसे डायरिया डायरिया होता है, 10 लग जाते हैं तो बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। तो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन जब कम होती है, बॉडी के अंदर एसिडोसिस होने लगता है, तो हम बाहर से सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करना होता है। शायद आपने कभी किया भी नहीं होगा, लेकिन वो मैजिकली काम करता है। और मान लीजिए काफ है या जो भी एनिमल डायरिया से बिल्कुल मरने वाला है ना, उसे रिवाइव करके जिला देती है ये वाली टेक्निक। तो इसमें हमें मिली इक्विवेलेंट में जब आप उसकी सोडे की मतलब जो इंजेक्ट करने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसे देखेंगे तो उसमें मिली इक्विवेलेंट में लिखा रहता है कि इसके अंदर 50 मिली इक्विवेलेंट सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो उस मिली इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? मिली इक्विवेलेंट को mg मिलीग्राम ऑफ केमिकल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट से निकालते हैं। मतलब क्या है? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl इज 58.5। मतलब एक मिली इक्विवेलेंट में NaCl के 58.5 mg सोडियम क्लोराइड रहता है। सही है। इसी तरीके से जो इक्विवेलेंट वेट है, मतलब इसका ये है कि जो वैलेंसी होती है जब ये टूटेगा तो Na प्लस Cl माइनस, तो एक एक ही दोनों के ऊपर वो है, तो इसका वजह से इक्विवेलेंट वेट इसका 1 ही माना जाता है। तो ये एक मिली इक्विवेलेंट में 58.5 mg NaCl आ जाता है। तो टोटल कंसंट्रेशन जो कैटायन की प्लाज्मा के अंदर है, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें जानना और समझना ज़रूरी है कि कैटायन कौन से होते हैं। सोडियम है पॉजिटिव, क्लोराइड है नेगेटिव।
तो जो पॉजिटिव होता है उसे कैटायन कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे एनायन कहते हैं। तो कैटायन और एनायन की संख्या बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए एक कंपार्टमेंट में, एक फ्लूइड के कंपार्टमेंट में। जैसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसके अंदर जितने एनायन होंगे उतने ही कैटायन होंगे, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जितने एनायन होंगे उतने ही कैटायन होंगे। अगर ये गैप बढ़ता है, एनायन गैप कहते हैं, बेस डेफिसिट कहते हैं, ये बीमारियों में बढ़ जाता है, मतलब बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है ज़्यादा, और पॉजिटिव, जब एक नेगेटिव लॉस होगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा अपने आप में, वो गैप बढ़ जाएगा उनका। तो ये कंसंट्रेशन जो होती है एनायन कैटायन की, इससे एनायन गैप निकाला जाता है, बेस डेफिसिट डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है। उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना फ्लूइड हमें इसे देना पड़ेगा बचाने के लिए। ज़्यादा भी दे देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस हैं प्लाज्मा के अंदर, इन्हें मेज़र किया जाता है। जैसे सोडियम और इन्हें तो मिलीक्विलेंट में किया जाता है, इन्हें मिलीग्राम परसेंटेज में किया जाता है। जैसे 50% जो प्लाज्मा का कैल्शियम है वो फ्री आयनाइज फॉर्म में रहता है, और 50% प्रोटीन्स के साथ बाउंड फॉर्म में रहता है। इसी तरीके से प्लाज्मा फॉस्फोरस रहता है, हाइपोफॉस्फेट की फॉर्म में, फॉस्फेट की फॉर्म में, है ना, HPO2 4 नेगेटिव, इस इन फॉर्म्स में फॉस्फेट देखने को मिलता है। तो फिर वही बात जो पहले अभी हम देख चुके हैं, जो ऑस्मोलैरिटी होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, जिसमें आरबीसी को डालते हैं, क्योंकि जब हम पहली बार कोई फ्लूइड इंजेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स ही उसके कांटेक्ट में आती हैं। तो इस वजह से उन्हें बहुत एम्फेसाइज इस चीज़ को किया जाता है कि आरबीसी स्टेबल रहे हमारी, वो ब्लड सेल्स नहीं टूटनी चाहिए। अगर वही टूटने लगी तो फिर एनिमल और वीकनेस में चला जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकल गया तो किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं अक्सर। तो ये यहाँ तक पहला पार्ट हो गया, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, और जो फ्लूइड हम इंजेक्ट करते हैं, आईवी चढ़ाते हैं, उसकी क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे हमारी आरबीसी हमारी सेफ रहे। वो अपना काम तो बाद में जाके करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम दे दें और वो फायदे के बजाय उसे नुकसान ही पहुंचा दे, हमारी एरिथ्रोसाइट या आरबीसी को इनस्टेबलाइज कर दे, वही टूटने लग जाए। वो ज़्यादा टूटेंगी तो एनिमल हाइपोक्सिया वगैरह में ना चला जाए, तो नुकसान ही हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ हमने देख ली कि जो हम फ्लूइड अंदर चढ़ाते हैं वो केमिकली मतलब स्टेबल होना चाहिए, और जो बॉडी की केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे देना होता है। तो ये यहाँ तक पहला पार्ट हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का हो गया। अब हम आगे वाटर कंपार्टमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे करके तीसरे उसमें हम क्लिनिकल कंडीशंस में आएंगे, किस तरीके से केसेस को अप्रोच करके सही किया जाता है।